ये PDF TS नोट्स ओके सो होप यही है होगी थोड़ी हाँ अपडेटेड होगी ये फंडामेंटल स्टार्टिंग तो देखो जो भी था जनरेशंस वगैरह क्लियर हो गया उसमें उसमें आई टोल्ड कितना क्वेश्चन आते भी नहीं उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सो मेमोरी से स्टार्ट करते हैं ठीक है कि डीप मेमोरी कैसे होती है हमारी क्या जो भी NIT लेवल के क्वेश्चंस ये मैं शेयर कर दूंगा आपको स्लाइड्स सारी तो आप ना इसको ये आप गो थ्रू कर लेना सारे नोट्स मेन फ्रेम जो भी है हमारे मिनी कंप्यूटर्स फाइन यहाँ से स्टार्ट कर ठीक है सो कुछ मटेरियल आपने तैयार किया मेमोरी का कुछ मेरा मटेरियल सो फिर ये उसके बाद दोबारा आपको मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एंट्रेंस के लिए ठीक है सो तभी मैंने आपको असाइनमेंट्स भी बनवाई हैं कि आपके पास वो डेटाबेस रहेगा वो बैंक रहेगा आपके पास कोई भी एग्जाम होगा एंट्रेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी असाइनमेंट्स संभाल के रखना उसमें ऐड करते जाएंगे उसमें जैसे कुछ आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें असाइनमेंट में वो ऐड करते जाना ठीक है सो कुछ आपने मेमोरी के लिए बनाया है कुछ मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ मेमोरी का फाइन सो आई थिंक इतना सफिशिएंट है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको ठीक है तो पहले मेमोरी का थोड़ा सा मुझे सबको पता है मेमोरी के बारे में है ना सबको ये आइडिया चल गया कि बहुत सारी टाइप की मेमोरी होती है जब हम मेमोरी की बात करते हैं रैम की ज़्यादा बात करते हैं हम रैम की है ना और कैशे मेमोरी आजकल वैसे ही रोल है उसका काफ़ी तो कैशे मेमोरी पे भी क्वेश्चन आते हैं तो दो क्वेश्चन ये दोनों जो टॉपिक्स हैं रैम और कैशे मेमोरी इस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं रोम पे क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं वो सेम ही रहते हैं हर एंट्रेंस में 2 बार रीडिंग करोगे तो आ जाएगा सबको क्लियर है किसी को अब तक ना क्लियर हो मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है रैम वगैरह क्लियर करें स्टार्ट हाँ जी सो मेमोरी कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल इजंट इट तो क्या होती है मेमोरी गो लाइव कर देता हूँ यस गो लाइव हो गया हमारा हाँ जी कौन बताएगा मुझे फटाफट आपने पढ़ना भी है साथ में एक्सप्लेन करना है ठीक है अब आप टीचर हो क्योंकि नोट्स आपके सामने है अब आप एक्सप्लेन करोगे ठीक है सो हम किससे भी बेटा आप करो बिलीव आप हाँ खड़े हो जाओ सामने से पढ़ना है आपने खड़े हो जाओ हाँ या बैठे बैठे पढ़ दो क्योंकि पीछे हाँ हाँ है ना हमारी ब्रेन में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स की याद रखते हैं कुछ ऐसे सेल होते हैं जो लॉन्ग टर्म्स की मेमोरी याद रखते हैं है ना कभी कभी बैठे बैठे सुबह सुबह रात को सोते हुए ख्याल नहीं आता आपको सपने आते हैं वो पुराने लाइफ में पहुंच जाते हो आप तो अभी तो आप तो यंग ही हो आप ज़्यादा पुराना नहीं जाते पर मैं 25-30 साल पहले पहुंच जाता हूँ ठीक है ना तो कुछ ब्रेन होते हैं ना वो ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन आती है और कुछ चीज़ें हम ऐसी होती है जो 2 दिन पहले की भी याद नहीं होती हमें या 2 दिन पहले की याद आती है कि हाँ यार 2 दिन पहले क्या हुआ था मेरे साथ वो क्या हुआ था तो कुछ ब्रेन सेल जो शॉर्ट मेमोरी को स्टोर करते हैं कुछ लॉन्ग मेमोरी को स्टोर करते हैं तो सिमिलरली बहुत सारी टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कैशे मेमोरी होती है कौन कौन सी मेमोरी होती है हमारे पास कैशे मेमोरी होती है उसका क्या रोल होता है हाँ हाई स्पीड स्मॉल एक्सपेंसिव मेमोरी कहते हैं इसको 3 वर्ड्स काफ़ी इसके लिए पॉपुलर होते हैं और दूसरी मेमोरी क्या है प्राइमरी मेमोरी इसमें हम रैम भी इंक्लूड करते हैं और रोम भी और तीसरी मेमोरी क्या होती है हाँ जो परमानेंटली डाटा को स्टोर कर लेती है हमारी ब्रेन में तो परमानेंट ऐसा कुछ स्टोर नहीं होता बट परमानेंट क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें हम अपनी कॉपी पे लिख के नोट कर लेते हैं जैसे पासवर्ड हमारे बैंकिंग सिस्टम के तो वो हमारी डायरी में लिखे हैं सो दे आर लाइक अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दे आर लाइक अ सेकेंडरी ब्रेन हमारा रैम की तरह है बस जब तक हमारे फ्यूजेस चल रहे हैं कभी भी है ना शॉर्ट सर्किट मेमोरी लॉस हो सकता है
तो वी कैन फॉरगेट एनी टाइम। ओके, सो रैम क्या होती है? थोड़ा रैम के बारे में कौन बताएगा मुझे? हाँ जी बच्चे, आप पढ़ो अब। Random access memory. It is one of the parts of the main memory, also famous known as read-write memory. हाँ, इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। हाँ, Random access memory is present on the motherboard and the computer's data is temporarily stored in RAM. ओके। As the name says, RAM can help in both reading and writing. RAM is a volatile memory, which means it is present as long as the computer is in the on state, and soon as the computer turns off, the memory is erased. वाई बता सकते हो क्यों ऐसा रैम के साथ क्यों होता है? वोलेटाइल क्यों है? क्यों क्यों वोलेटाइल क्यों है? हाँ, बिकॉज ये ट्रांजिस्टर कैपेसिटर से बनी होती है। किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर कैपेसिटर। जैसे बल्ब होते हैं हमारे, और ये तभी तो लाइट ऑन देंगे करेंगे ना जब लाइट होगी हमारी। तो जब वो डाटा तभी वो स्टोर करते हैं जब हम पावर देते हैं उनमें हम, ठीक है? चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर्स हो, ये बने ही ऐसे नेचर के हैं कि ये परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। दे नीड पावर चाहिए होती है डाटा को स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए। तो इसलिए रैम को हम वोलाटाइल परमानेंट नहीं होती हमारी। सबको पता है ऐसी होती है रैम, है ना? स्ट्रिप्स देखिए सबने हाथ में, हाँ, ऐसी कॉम टाइप होती है, बस उसको ऐसे प्लग इन करना होता है हमें। ये डेटा पाथ होती है, ये बसेस होती हैं उसकी रैम की, जो जहाँ से डाटा रीड होता है और डाटा राइट होता है हमारा, ठीक है? मदरबोर्ड में पता कहाँ लगी होती है? ये दो स्लॉट्स लगे होते हैं। क्लियर? सो इस पे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था आईपी में। ये मदरबोर्ड है ना हमारा, मदरबोर्ड पता सबको। ये कुछ मदरबोर्ड में सिंगल स्लॉट होता है, कुछ में डबल स्लॉट होता है ना? तो जिस मदरबोर्ड में डबल स्लॉट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कि मदरबोर्ड में जो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है? सो एक सिम टाइप का स्लॉट होता है, सिम, एक डिम टाइप का होता है। Now what is a DIMM stands for? Yes. चलो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ना आपके पास, तो ऑप्शन तो दी होगी। तो जरा सा भी आपने गैस कर लिया, इस लड़के ने डुअल गैस कर लिया, डुअल इंटीग्रेशन नहीं है बट चलो डुअल से इसका आंसर आई थिंक मिल जाएगा इसको, अगर आप मैं ऑप्शन दूं तो आपको। सो इट्स कॉल्ड डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ठीक है? और सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सो बिकॉज ऑफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस मदरबोर्ड की, लैपटॉप की वजह से, कुछ सिम वाले भी आते हैं मदरबोर्ड, कुछ डिम वाले भी आते हैं। सिंगल इन लाइन, डुअल इन लाइन। सो अगर 4 GB की तो 8 GB बन जाएगी, 8 GB की है तो 16 GB बन जाएगी आपको। ओके, हाँ जी, कॉर्नर पे पढ़ो आप। हाँ जी। Types of RAM. RAM is further divided into two types: SRAM, static random access memory, and DRAM, dynamic random access memory. Let's learn about both of types of इन डिटेल, हाँ, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, ताकि वही ना फिर बाद में NI निम सेट हो चाहे JNU हो, फिर आपको कोई और ना पढ़ना पड़े, बस फिर एक बार में ही सब कुछ आप पढ़ लो। हाँ जी। SRAM. SRAM is used for cache memory. हाँ, इट्स कॉल्ड स्टैटिक, है ना? स्टैटिक। Static random access memory. SRAM is used for cache memory. It can hold the data as long as the power availability is there. हाँ। It is refreshed simultaneously to store the present information. It is made with CMOS technology. It contains 4 to 6 transistors and is also used clocks. क्लॉक पल्स होती हैं इसमें। It does not 4 से 6 ट्रांजिस्टर एक बिट को स्टोर करने के लिए, इतनी पावर लगाई होती है, इतनी मींस बनाया होता है हमने। और ट्रांजिस्टर्स के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, कितनी पावर खाती होगी ये, है ना? जब एक बिट को 4 और 6 ट्रांजिस्टर चाहिए तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आगे ना यूज होते हैं ना, देखो, मेगाबाइट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। हाँ जी। It does not require a periodic refresh cycle. हाँ, ये डिफरेंस है मेन स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में। हम तो वैसे टीचर बोल देते हैं कि रिफ्रेशिंग क्या होती है, इसमें रिफ्रेशिंग नहीं होती, इसमें रिफ्रेशिंग होती है। बट क्या होती है रिफ्रेशिंग? रिफ्रेशिंग जैसे मैंने आपको बताया था अर्ली भी, कैपेसिटर्स में और ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, रिफ्रेशिंग में क्या होता है, करंट होता है। करंट जैसे कैपेसिटर होता है ना, उसमें हम करंट देते हैं, है ना? तो उसमें करंट हमारा जैसे ऊपर हाई लेवल पे जाता रहता है, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं,
पेट्रोल डलवाते हैं तो इंडिकेटर ऊपर जाता रहता है हमारा, और गाड़ी में फुल होकर इंडिकेटर फुल हो गया तो अब पेट्रोल नहीं जाएगा ना उसके अंदर, फिर हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, फिर वो नीचे पेट्रोल का लेवल कम आना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लेवल तक जब वो कम आता है तो कैपेसिटर्स में दोबारा से हमें उसको पावर देनी पड़ती है ताकि उसको दोबारा ऊपर चला जाए, उसका हाई लेवल हो जाए, ताकि वो डाटा स्टोर कर सके, उतनी पावर उसमें हो, है ना। तो इससे रिफ्रेशिंग कहते हैं जो डायनेमिक रैम में होती है। उसमें जैसे हमारे एसी होते हैं, आपने नोट किया होगा घर में एसी में ऑटो कट लगा होता है ना घर में आपके, चलाया हुआ आपने एसी, पर 1 घंटे के बाद कट हो जाता है एसी, फिर हो जाता है स्टार्ट। आजकल वैसे रूम टेम्परेचर वाले आ गए हैं, पता नहीं चलता, बट ऐसे होते थे एसी, पहले कट हो जाते थे। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग। तो उसमें जब कमरा ठंडा हुआ है वो ऑटोमेटिक उसने पावर ऑफ कर दी, और फिर दोबारा जैसे कमरा गर्म होने लगा उसने दोबारा फिर एसी चालू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग, जो डायनेमिक रैम में होती है। इसमें नहीं, इसमें 24 आवर्स जो है स्टैटिक रैम में 24 आवर्स पावर सप्लाई होती रहती है और बस साइमल्टेनियसली रिफ्रेशिंग होती रहती है। साइमल्टेनियसली क्या होती है? रिफ्रेशिंग। कट ऑन ऑफ नहीं होता उसमें, तो उसमें टाइम बच जाता है, तो इसलिए थोड़ी फास्ट होती है। आगे Due to the presence of transistors. हाँ, Although SRAM is faster, it requires मोर पावर, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स पावर है ना, और 20 पूरा रात आपका एसी चलेगा, पावर कंज्यूम करेगा, तो बिल ज़्यादा आएगा ना आपका। Since SRAM requires more power, more heat is lost here as well. Hmm, Another बिल्कुल। drawback of SRAM is that it can not store more bits per chip. बिल्कुल, For instance, for the same amount of हाँ जी, आप पढ़ो बच्चे। हाँ, DRAM, dynamic random access memory. Hmm. DRAM is used for the main memory. हम्म It has a different construction than SRAM. हम्म, It uses one transistor and one capacitor, also known as conductor, बिल्कुल, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। which is needed to get recharged in milliseconds due to the presence of capacitor. बिल्कुल, Dynamic RAM was the first sold memory integrated circuit. DRAM is second most compact technology in production. The first is flash memory. आज की डेट में मतलब कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा बनती है पता है दुनिया में आपको? कौन सी मेमोरी कंस्ट्रक्ट हो रही है आजकल? फ्लैश मेमोरीज हो रही है नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे डी रैम है हमारी। हाँ बिल्कुल, SSD भी और पेन ड्राइव सब, ये सब फ्लैश मेमोरीज में आती हैं। और दूसरे नंबर पे है डी रैम, जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन हो रही है। हाँ, DRAM has one transistor and one capacitor. ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर, उसमें 4 और 6, ठीक है। Although DRAM is slower, it can store more bits per circuit. For instance, for the same amount of memory stored in SRAM, डी रैम रिक्वायर्स 1 लेस, सेम वाइस वर्सा, वो तो सेम ही हो गई चीज़, ठीक है। DRAM require less power and hence लेस हीट इज प्रोड्यूस। टाइप्स ऑफ, क्लियर हो गया डिफरेंस? अब मेनली आपको ये है ना, SRAM का इस लेवल तक आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंस। फिर जो UGC ये क्वेश्चन जो भी हैं, अच्छे एंट्रेंसेज हैं आपके, ये आपके काम आएंगे UGC में भी आगे। अगर आप MC के बाद आपने UGC का एंट्रेंस क्लियर करना है, तो उसमें भी PhD का एंट्रेंस क्लियर करना है, तो एक बार में बस बंदा फिर पढ़ लेता है ना, उस लेवल तक पहुंच जाता है फिर, ठीक है। ओके, सो अब टाइप्स ऑफ डी रैम। SRAM के भी स्टैटिक मेमोरी के टाइप्स नहीं होते, स्टैटिक मेमोरी के लेवल्स होते हैं। कल किसी स्टूडेंट से ये बच्चे बता रहा था मुझे कि सर L1 कैशे के, हाँ कैशे के लेवल होते हैं, टाइप नहीं होते ना कैशे के, मैंने बोला तो कैशे के लेवल होते हैं L1, L2 और L3, पर डी रैम के आगे फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। सो कैशे में L1, चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ रैम कौन पढ़ेगा आप? हाँ जी, आप पढ़ो कॉर्नर बॉय। हाँ, types of DRAM, SDRAM. सबसे पहले क्या आई? 1990s की बात है, ये SD रैम चल रही थी उस टाइम, 1990 से लेके 2000 तक। Synchronous DRAM. हम्म, It is performance through its pins, हाँ which sync up with the data connection between the main memory and the microprocessor. हाँ बिल्कुल, देखो इसमें डी रैम में हम ज़्यादा कुछ, बिकॉज कैपेसिटर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो उसकी स्पीड लिमिटेड है, उसमें हम इंक्रीज नहीं कर सकते। बट किसी और एंगल से, क्लॉक साइकिल्स या कुछ और एंगल से हम DDR की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? जब किसी के पास पावर नहीं होती, इजंट इट क्लियर? सो फिर कैसे उसको हम पावरफुल बना सकते हैं? किसी और टेक्निक से हम उसको पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी यूज करके। क्लियर? अब जैसे लॉयन है, हम कहते हैं कि उसमें बहुत ताकत होती है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें कुछ, है ना।
अब कुछ और दूसरे एनिमल को हमें कुछ और बनाना पड़ेगा उसको, चाहे वो फॉक्स है तो उसको कुछ और तरीके से तेज करना पड़ेगा। तो इसलिए डी रैम में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं साइंटिस्टों ने ताकि उसकी परफॉर्मेंस मिल जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हाँ जी पढ़ो द सेकेंड। हाँ, अब DDR क्या थी? DDR पहली टाइप की रैम थी जिसमें काफ़ी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई SD रैम से। सिंक्रोनस रैम में क्या होता था कि जैसे कुछ बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है कि एक कॉमन क्लॉक पल्स को अप्लाई करना सबको, है ना। एक कॉमन क्लॉक पल्स, अगर मैं सबको सारे बल्ब्स लगे हुए हैं सारे मान लो ये, और एक ही क्लॉक पल्स, एक ही मैंने उनको वायर से जोड़ा हुआ है, जैसे मैं ऑन करूंगा सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे, इजंट इट। तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस, जो भी ऑपरेशन होता है हमारा। सिंक्रोनस कहीं बहुत जना यूज करते हैं हम, तो ये मीनिंग होता है सिंक्रोनस का, जब एक कॉमन क्लॉक पल्स से सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। सो डेटा फ्लो करता है रेगुलरली, तो कोई इसमें डिले नहीं आता, कोई इसमें डिले नहीं आता, तो सिर्फ चीज़ फास्ट हो जाती है। अब स्लो कैसे होगी? देखो एसिंक्रोनस में कैसे स्लो होती है, जैसे जो पहले से अर्ली मेमोरी थी वो एसिंक्रोनस टाइप की भी थी, हम उनकी बात नहीं करेंगे। 1980s की मेमोरी थी वो, उसमें क्या होता था, पहले एक फ्लिप फ्लॉप को करंट दिया, जब उसकी आउटपुट आएगी तो दूसरा चलेगा, फिर उसकी आउटपुट आएगी तो तीसरा चलेगा, तो नेचुरली वो डाटा स्लो होता जाएगा ना आपका, वो मेमोरी एक्सेस धीरे धीरे जब करेगी तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो उससे बेटर था सिंक्रोनस, और उससे भी बेटर हुआ DDR। तो DDR 2000 में आ गई थी, इसकी जो इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोड्यूस किया इसको 2000 में। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें एक कॉन्सेप्ट था, आगे मैंने नीचे कंपैरिजन भी दिया होगा, कि जो क्लॉक साइकिल्स होते हैं हमारी, व्हाट इज अ क्लॉक, पता है आपको क्लॉक साइकिल क्या होती है, कैसे कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर में हर चीज CU के अंडर कंट्रोल होती है, और CU क्लॉक साइकिल जनरेट करती है। तो कोई भी इवेंट अगर कंप्यूटर में होता है तो वो क्लॉक साइकिल के ऊपर होता है, मींस क्लॉक साइकिल के अंडर कंट्रोल में होता है। कुछ भी करना हो CPU ने, पहले क्लॉक साइकिल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी हमें। तो रैम को भी अगर डाटा हमने ट्रांसफर करना है या रैम से डाटा रिट्रीव करना है तो हमें पहले क्लॉक साइकिल जनरेट करना पड़ेगा। ये क्लॉक साइकिल हो गई हमारी, ठीक है। अब इस क्लॉक साइकिल में कुछ टाइम होता है। क्लॉक साइकिल क्या होता है? टाइम इंटरवल, इट्स अ टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड क्लॉक, टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड क्लॉक। अब इसके दो एजेस होते हैं, एक ये वाला एज और एक ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। सो DDR में क्या किया हमने कि एक क्लॉक पल्स में को दो पार्ट्स के लिए हमने यूज किया, एक फर्स्ट पहला हाफ एक डेटा को रीड करने के लिए, दूसरा दूसरे डेटा को रीड करने के लिए। तो एक क्लॉक पल्स में डबल डेटा रीड हो गया हमारा, है ना। सो फैच हो गया डबल, प्रीफैच उसे कहते हैं, प्रीफैच करना। सो डबल डेटा प्रीफैच हो गया, तो इसका इससे रेट पर नाम पड़ा इसका डबल डेटा रेट, कि एक क्लॉक साइकिल में हम दो बिट्स को प्रीफैच कर सकते हैं, दो वर्ड्स को प्रीफैच कर सकते हैं, दो वर्ड, मेमोरी वर्ड, पूरा मेमोरी वर्ड, बिट्स तो मैं बिट्स नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? पूरा वर्ड, क्योंकि मेमोरी में जो चीज रीड होती है या राइट होती है वो क्या होती है? मेमोरी वर्ड। बाइट भी नहीं बोलोगे, जैसे मैंने बताया था, इट्स अ वर्ड, मे बी 64 बिट का हो, 32 बिट का हो, लाइक दैट। तो बस ये डबल डेटा रेट ये है। उसके बाद हाँ नेक्स्ट पढ़ो। RDRAM. It हाँ। stands for Rambus DRAM. It used to be popular in the late 1990s and the early 2000s. It was developed by a company named Rambus. हाँ At that time, it competed with SDRAM. Its latency was higher at the beginning, but it was more stable than SDRAM consoles like Nintendo 64 and Sony. हाँ, बस ये कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स में ही ये अच्छा कर परफॉर्म किया था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन RD रैम का, रैम बस का नहीं देखा मैंने एग्जाम में आते हुए, बिकॉज स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होती थी ये। पर DDR कॉमन एक रैम है जो सब जगह यूज़ होती है, DDR2, DDR3 and DDR4. ठीक है। ये आजकल लेटेस्ट आपको DDR4 मिल जाएगी आज की डेट में। 5 भी अवेलेबल है, लगाते हैं, पता नहीं पूछा आपने किसी से कि 5 अवेलेबल है? ग्राफिक कार्ड में आती है, ठीक है। These are successor versions of DDR SDRAM with upgrades to performance. सो आगे इनमें बस इनमें DDR में टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, ज़्यादा प्रीफैच करते गए वर्ड्स को, तो एक कंपैरिजन है आपका, बस उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एक कंपैरिजन मैं देता हूँ आपको, DDR का कैसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, फिर कंपैरिजन है, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ जी आप पढ़ो। रेड DDR, which stands for double data rate, is a type of computer memory that can transfer data twice per clock cycle. ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल है ना। Enhancing the speed and efficiency of the system, DDR was introduced in 2000 as the
नहीं, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, अप बीट, उसको अप भी कह सकते हैं, अप बीट और डाउन बीट। हाँ जी, Twice per second. Using both beats to transfer data makes DDR memory significantly faster than SDR memory, which uses only one edge of the clock signal to transfer data. नो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस। सो मेन कहाँ डिफरेंस होता है? सबसे पहले प्रीफेच, कितनी बिट्स प्रीफेच करते हैं वो, ठीक है, एक क्लॉक साइकिल में, और फिर डेटा रेट कितनी है, मिलियन ट्रांसफर, ये एक्चुअल स्पीड होती है इसकी, मिलियन ट्रांसफर पर सेकंड। मेगा ट्रांसफर, मेगा कह लो या मिलियन कह लो, एक ही बात है, मेगा ट्रांसफर पर सेकंड, ट्रांसफर रेट एक्चुअल जो डाटा ट्रांसफर होता है, और कितनी वोल्टेज चाहिए, कितनी पावर चाहिए। बिट पर बैंक क्या है? बिट, ये बिट पर बैंक बिट पर बैंक, ये DDR4 में उन्होंने सोचा कि कुछ नई चीज़ करते हैं, नई चीज़ें करते हैं कि उन्होंने DDR1 में कितना आया था, 1 बिट लिया, उसमें उन्होंने डबल कर लिया DDR में, DDR2 में क्या हो गया, इससे डबल हो गया, इससे डबल हो गया, उसमें उन्होंने डबल करने की कोशिश की, 16 बिट है ना। तो 16 बिट का कुछ 16 बिट में उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना लेते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, 8 बिट का या 16 बिट का, ग्रुप्स में डाल दिया। तो ग्रुप्स में अगर हम 2 ग्रुप्स को भी बैंक करते हैं तो 32 बिट हो गया इंस्टेड ऑफ 16 बिट, ठीक है। थोड़ा सा ये देखो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी का अपना कॉन्सेप्ट होता है कि 16 बंदों को जब हम 16 बिट को प्रीफेच करते हैं ना, उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कॉस्ट। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना लिए, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनते हमारे, तो ऐसे ग्रुप्स में उन्होंने बना लिए। तो जैसे एक ग्रुप में मान लो 8 बिट्स हैं या 2 बिट्स हैं या 8 बिट्स हैं, तो 2 ग्रुप बन गए, 16 बिट्स बन गए, 4 बन गए, 4 ग्रुप्स तो क्या बन गए, 32 बिट बन गए। ग्रुपिंग कर ली उन्होंने, जस्ट लाइक अ पेजिंग और सेगमेंटेशन, अगर आपको याद है तो। पेजिंग में क्या होता है, सिंगल पेज होता है, तो वो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट कुछ था, कुछ इशू था। आप थोड़ा सा देखो कंपनी के उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो भी है, उसमें कुछ इशू आ रहा होगा कि ज़्यादा बिट्स को हैंडल नहीं कर पाए, तो उन्होंने ग्रुपिंग कर ली। क्या कर ली उन्होंने? ग्रुपिंग, तो उसे बैंक कहते हैं। 8 बिट का एक ग्रुप बना लिया, फिर दो ग्रुपिंग कर ली उन्होंने, 2 ग्रुप को हैंडल करना इजी था, बिट्स उतनी 16 ही हो गई हमारी। बिट्स क्या हो गई? 16 बंदों को 2 ग्रुप में डाल दिया आपको। बट फिर 5th में आके उन्होंने फिर वो, तो ये कुछ थोड़े इशू है। देखो ये कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स हैं, इसमें हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, ये तो कंपनी को ब्रांड न्यू चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि नहीं तभी उनकी गाड़ी सेल होती है। अब हर कोई चीज़ नई कारें कंपनियां कुछ ना चीज़ चेंज करती हैं, वो कोई इसका बेनिफिट नहीं होता, बट वो चेंज करनी पड़ती है उनको वो चीज़। कई बार तो होता है कि पहले वाली अच्छी गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी है, क्रेटा का एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले वाली क्रेटा बड़ी अच्छी गाड़ी है, उसकी लुक, जो नई लुक आई क्रेटा की, बिल्कुल ही छोटी सी गाड़ी लगती है वो। जस्ट इज द डिफरेंस ओल्ड क्रेटा और न्यू क्रेटा में। बट कंपनी कहती है हमें चेंज करना है। ब्रीजा में देखो हर गाड़ी में इतना काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, वो नई उनको मजबूरी है, चेंज करनी पड़ रही है। बट दिस द मेन डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस था, ठीक है, DDR में। तो नो डाउट ये वाली सबसे अच्छी है, बढ़िया है। कितने इसमें देखो कितने बिट्स स्पीड, मेगा ट्रांसफर, तो गीगा में पहुंच गई ना, ये गीगा में पहुंच गई। कहाँ तो हमारी इनिशियल जो DDR है वो 266 मेगा हर्ट्ज ही लगा लो आप इसको, मेगा हर्ट्ज के फॉर्म में काम करती है। बट नाउ वो रैम के इक्विवेलेंट, प्रोसेसर के इक्विवेलेंट स्पीड आ गई है हम रैम की। सो DDR5 इज वेरी इक्विवेलेंट टू CPU। जितनी CPU की स्पीड है उतनी ही DDR5 की स्पीड है, उसके नज़दीक पहुंच गई है। सो दैट्स, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है हमारी, ठीक है। सो ये कंपैरिजन है DDR का। कैसे रैम चिप्स कैसे बनती हैं, कैसे रैम चिप्स बनती हैं वो आपको बताता हूँ मैं आपको। देखो सबसे बड़ी बात, ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ें होगी, डिटेल में चली जाती हैं, इतनी एंट्रेंस में नहीं आती इस लेवल तक, बिकॉज इनका स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है बुक्स में, इनका ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। आप नेट से डाउनलोड कर लो, बट बुक्स में ये चीज़ें अभी किसी बुक में ये DDR5 DDR4 ये इनकी स्पेसिफिकेशन अभी मेंशन नहीं है। तो फिर टीचर वो बुक्स को क्वेश्चन नहीं डालता जो बुक्स में ना हो, ठीक है। तो बुक्स में तो हमारी DDR तक ही है, बस वहीं तक हमारा आंसर आएगा इसका। एक कॉन्सेप्ट मेन जो है रैम का, कि रैम चिप्स में होती है, आपको पता ना, रैम चिप्स में होती है। कैसे डिज़ाइन अभी मैंने आपको दिखाया था, तो रैम कैसे होती है चिप्स में, क्यों होती है, उसका कॉन्सेप्ट है। देखो लॉजिक, ये रैम बनाई हमने, ये रैम बन गई हमारी, है ना, ऐसी होती है ना रैम। और यहाँ पे 4 ब्लैक चिप लगी होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे।
ठीक है, दोनों साइड होती है ना, वो दोनों चिप्स, हाँ दोनों साइड बनी होती है। सो अब मान लो ये 8 GB की रैम है, 8 GB की रैम है ये, ठीक है। और आजकल जो आपने अभी ली होगी 2-3 साल तक ली होगी, तो 64 बिट की मिलेगी आपको, 64 बिट डेटा बस, विड्थ होगी उसकी 64, वर्ड लेंथ क्या होगी उसकी 64 बिट रैम, यही आ रही है आजकल, यही आ रही है। 2-3 कंपनियां जो बनाती हैं उससे सब 64 बिट बनाती हैं। नाउ कैन यू टेल मी कि अब एक चिप का साइज क्या होगा? यू हैव टू टेल मी द साइज ऑफ दिस चिप। अगर आगे पीछे तो 1 GB हो जाएगी। इस चिप का साइज निकालना है आपने। सो ये कॉन्सेप्ट मेन है, ये अभी डिस्कस करेंगे इसको, न्यूमेरिकल टाइप बन जाते हैं क्वेश्चन। पहले बताओ मुझे कि इसको चिप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, रैम को सिंगल चिप क्यों नहीं बनाते हैं हम? और ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 8 GB सिर्फ ये कैपेसिटी है, इस रैम की कैपेसिटी है 8 GB, ठीक, कैपेसिटी है इसकी 8 GB अकॉर्डिंग टू यूजर, कैपेसिटी है वो, हमें नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता ये चीजें क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेमोरी को डिटेक्ट करता है, रैम को डिटेक्ट करता है, तो मैंने बताया ना आपको वो किस वे में करता है, वो नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स और इनटू वर्ड लेंथ, इस फॉर्म में डिटेक्ट करता है, वो इस फॉर्म में डिटेक्ट करेगा उसको। तो अगर मैंने कहा कि ये 8 GB की मेमोरी है, 64 बिट की मेमोरी है, तो वो उसको क्या करेगा, कंसीडर करेगा यहाँ पे 64, तो पहले वो यहाँ पे इसको 64 को ले आएगा उसकी वैल्यू को। अब 64 को लाने के लिए, ठीक है, बिकॉज 8G इंटू 8 हो गया ना, बाइट मीन्स 8 हो गया, तो ये 8 उधर चला जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, कितने वर्ड रह जाएंगे हमारे पास, सिर्फ 1G वर्ड रह गए हमारे पास। 1G मीन्स 2 की पावर 30 वर्ड रह गए, 100 करोड़ वर्ड रह गए हमारे पास, 100 करोड़ वर्ड रह गए बस, ठीक है ना, बिल्कुल है ना। अब इन वर्ड्स को आगे स्मॉल चिप्स में, 4 चिप्स में डिवाइड किया, जैसे हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है, पता ना हार्ड डिस्क की पार्टीशन, बिल्कुल सेम ये पार्टीशन होती है, रैम की पार्टीशन भी होती है। जैसे हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती है 4, हार्ड डिस्क में 4-5 जितने भी पार्टीशन बना सकते हो, तो ऐसे रैम, ताकि हर पार्टीशन में स्मॉल वर्ड्स में कम मेमोरी वर्ड रह जाएं और उसमें सर्च करना ईजी हो जाए। उसमें सर्च करना कहाँ तो 1 टेराबाइट में से सर्च करना, कहाँ 250 मेगाबाइट में, गीगाबाइट में सर्च करना, कहाँ 1 टेराबाइट में हार्ड डिस्क में सर्च करना एक ब्लॉक, और कहाँ 250 GB का के आसपास का। तो बिल्कुल ऐसी रैम चिप्स को हमने ऐसे फर्दर डिवाइड किया होता है, ठीक है। अब डेटा किसी भी चिप में हो सकता है, डेटा किसी भी चिप में, तो उस अगर हमारे पास 4 चिप हैं, है ना, तो ये डिकोडर होता है। ये डिकोडर आपने सुना होगा नाम, डिकोडर हमें डिसाइड करता है कि हमने किस चिप को सिलेक्ट करना है, किस चिप को सिलेक्ट करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मेमोरी न्यूमेरिकल में। अगर आप 4 चिप्स हैं तो कितनी बिट्स चाहिए डिकोडर को, ताकि हम हर चिप को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकें। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड? 2, वेरी गुड, सिंपल सा लॉजिक है। अगर 4 है ना, मान लो 4 चिप्स हैं, तो कितनी बिट्स चाहिए उनको, कितनी बिट्स चाहिए सिलेक्ट करने के लिए? तो सिंपल सा फार्मूला लगाओ, जो 4 बिट्स हैं उसको 2 की पावर n कर दो बस, और कोई फार्मूला ही नहीं है कंप्यूटर में, और कोई फार्मूला नहीं है ऐसे, चाहे रैम हो, चाहे कुछ भी हो, मेमोरी हो, नंबर सिस्टम हो, बस सिर्फ उस वैल्यू को 2 की पावर n करके n की वैल्यू निकाल लो। सो हमें 2 चिप्स चाहिए, क्या अब 2 बिट्स चाहिए, वो कौन कौन सी बिट्स है? मान लो 00 ये इसके लिए, 01 इसके लिए, 10 इसके लिए, और 11 इसे कहते हैं चिप सेलेक्ट, इसे कहते हैं चिप सेलेक्ट। और उसके बाद 2 सिग्नल होते हैं रैम में कि रीड करना है या राइट करना है। रीड की अलग बसेस होती हैं, राइट की अलग बसेस होती हैं। इसमें से होती हैं कॉमन बसेस, ये कॉमन है 60, ठीक है, तो ये 128 बसेस हैं, इसमें 64 रीड है और 64 राइट। तो ऑटोमेटिकली जैसे जब रीड होता है तो वो पिन्स ऊपर चली जाती हैं, या वो डिस्क उनकी जो वोल्टेज है कम हो जाती है और दूसरे वाले की वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। जब राइट करना तो उल्टा हो जाता है, ठीक। तो ऐसे रीड राइट सिग्नल होते हैं, बस उसके बाद एड्रेस होता है और वहाँ से डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैम, कि रैम कैसे काम करती है। तो ये डायग्राम जो दिखाया हुआ है ये ऐसे बनाया हुआ है हमने, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आगे बाद में करेंगे कि कितनी कैपेसिटी कितनी निकलेगी कितनी नहीं। अब देखो जरा ये देखो ठीक है। सो
सिंपल इजी सिंपल करने के लिए इसमें मैंने जो वर्ड लेंथ है कितनी रखी हुई है 8 बिट। तो इसकी टोटल साइज भी कितना हो गया रैम चिप का 128 बाइट। तो इसे क्या कहोगे आप 128 बाइट, बिकॉज इसकी डेटा भी ऑलरेडी डेटा बस कितनी है इसमें, वर्ड लेंथ कितनी है 8। ठीक है, वर्ड लेंथ 8 है तो ये 128 बाइट ही बन गई ना हमारे पास। क्लियर? सो वो अब ये चिप सेलेक्ट 1 होगी, चिप सेलेक्ट 2, तो 2 से हम कॉम्बिनेशन से 4 सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसकी 0 0 0 1 1 0 जैसे मर्जी 4 कॉम्बिनेशन लगा के, वो बाद में देखेंगे हम। और 7 कितनी एड्रेस लाइंस होंगी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया था आपको। कितनी एड्रेस लाइंस बनेंगी इसमें, कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? एड्रेस लाइंस का फार्मूला बताया था ना मैंने आपको। हाँ, एड्रेस लाइन का फार्मूला बताया था मैंने। एड्रेस लाइंस, बिल्कुल, एड्रेस लाइंस जिसको हम n कहते हैं इक्वल टू, उसका फार्मूला निकालने का होता है, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n इक्वल टू मेमोरी वर्ड्स, टोटल मेमोरी वर्ड्स। ये फार्मूला होता है टोटल मेमोरी वर्ड्स। अब देखो ना इसमें इनटू क्या लगाया हुआ है, आप नोट करो। इनटू ये होती है वर्ड लेंथ, क्या होती है ये वर्ड लेंथ, या जिसको डेटा बस कहते हो वर्ड लेंथ। इससे कोई मतलब नहीं है एड्रेस लाइंस का। जो ये पहले वाली वैल्यू है ये होती है नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, बस इसको लेना आपने, इसको उठाना है। सो 128 को उठाया इक्वल टू 2 की पावर n कर दिया, तो इसको 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर n कैंसल, n इक्वल टू 7। सो 7 बिट की एड्रेस लाइन चाहिए हमें उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, डेटा बस उसकी 8 बिट की हो, जैसे मर्जी हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है हमें। सो एक न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, ये बहुत इजी सा न्यूमेरिकल होता है, पर हम चलो फिर भी और न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ। अब समझ आ गया सारा कंसेप्ट। ये रीड है तो रीड सिग्नल ऑन हो जाता है, राइट है तो राइट का, फिर ये एड्रेस लाइन सेलेक्ट हो जाती है, फिर डेटा बस डेटा को उठा लेती है। क्लियर? डेटा बस 1 सेकंड में, क्लॉक साइकिल में वो सेल एक्टिवेट हो जाता है और डेटा उसको उठा लेता है। दैट्स ऑल। 1 सेकंड में, 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, इतना फास्ट, क्योंकि इतनी फास्ट कम्युनिकेशन है, इतनी सर्किट इतना बनाए हुए हैं हमने, फास्ट सर्किट। सो एक साइकिल में 1 साइकिल में आइडेंटिफाई होता है और 1 साइकिल में रीड हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द मेमोरी न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट ट्राई करो, फर्स्ट आप कर सकते हो। हाँ, वो वर्ड लेंथ होती है, उसमें दिया लिखा होगा वर्ड लेंथ। मेमोरी को जब सीपीयू जब मेमोरी को नोटिस करता है तो उसको वर्ड लेंथ में नोटिस करता है। क्या करता है वो? वर्ड लेंथ में। और इस ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें वर्ड लेंथ दी होगी, ये देखो ये दी होगी ना इसमें, और ऐसे लिखा है 1024, ये इनटू है, ये स्टार नहीं है, ये क्या है? इनटू क्रॉस। मींस ये तो हो गया मेमोरी वर्ड और 1 हो गया इसकी वर्ड लेंथ, 1 होगी इसकी वर्ड लेंथ। करो सॉल्व इसको। A computer uses RAM chips of, RAM chips हैं, जैसे हमने डायग्राम में बनाई थी, 4 चिप्स हैं, हर एक का कुछ कुछ साइज होगा। कैपेसिटी, हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 किलोबाइट्स? मीन्स इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बड़ी रैम को बनाने के लिए इतनी साइज की चिप्स, कितनी साइज की चिप्स जरूरत पड़ेगी हमें? सिंपल सा लॉजिक है बस। ओके, लिखो फार्मूला, पहले फार्मूला लिखा देता हूँ। नंबर ऑफ चिप्स निकालने का फार्मूला होता है इसमें, नंबर ऑफ चिप्स। तो उसमें लिखा उन्होंने हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड, नंबर ऑफ चिप्स इक्वल टू टोटल साइज ऑफ मेमोरी and size of single chip and size of single chip. सिंपल सा लॉजिक है। इसमें से जो बड़ी मेमोरी लग रही है, आपको नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा है, जो बड़ी मेमोरी है उसको ऊपर उठा के लिख दो। तो उसमें बड़ी कौन सी है? 16 किलोबाइट। उठा लो ऊपर इसको, 16 KB और डिवाइड बाय
हाँ 104 मीन्स 1K इंटू 1K इंटू 1, ठीक है। अब यही तो उसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चनों में, ये तो ट्विस्ट है कि चिप की वर्ड लेंथ कुछ और हो सकती है और टोटल मेमोरी की वर्ड लेंथ कुछ और हो सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी टीचर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। अब बस ये डिवीजन करनी है आपने, और मैंने बताया था वो डिवीजन करने का तरीका इसको 2 की पावर में करना है आपने, ठीक है। यहाँ से K से K गया, नो इशू, बिल्कुल। ये तो और भी इजी हो गया, K से K गया, एंड 16 इंटू 8 128 चिप्स चाहिए होंगी। क्यों किया? किसने कहा? 16 किलोबाइट्स। हाँ हाँ तो बाइट्स को आपने 8 कंसीडर किया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये 1024 बिट्स इंटू 1 है ना, ये बिट्स है। इंटू ये बिट्स है, ये बिट्स है, ये बिट्स है, ये बिट्स है। दोनों जैसे यूनिट सेम होनी चाहिए ना, दोनों की, दोनों, हाँ दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। 128 चिप्स चाहिए, दोनों की यूनिट सेम हो चाहिए, ठीक है ना। यहाँ इंटू 8 होता है, फिर बात बन जाती है, हाँ, फिर बाइट में रहता है। फिर तो 1 किलो बाइट बन जाता ना, फिर हो जाता आंसर 16 किलो बाइट, और 1 किलो बाइट तो 16 चिप्स चाहिए। बट वो ऊपर उसने बिट्स में ले लिया, क्या ले लिया उसमें, बिट्स में। क्लियर, समझ आ गया? एक और दूं, एक और देता हूं। देखो, let the size of RAM is 8 GB. There are 4 chips, each of size. There are 4 chips of address of data bus, लिख देते हैं, of data bus 32. Data bus 32. Find the size of each chip. अब घुमा दिया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ सेम लॉजिक होता है इसमें। आप सिर्फ एक ही फार्मूला फॉलो करो, आप इसमें एक ही फार्मूला फॉलो करना है, नंबर ऑफ चिप्स इक्वल टू टोटल साइज एंड साइज ऑफ सिंगल चिप, ठीक है। यही फार्मूला लगाना है आपने। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मर्जी निकालो, जो हमने क्या निकालना है, अब नंबर ऑफ साइज ऑफ सिंगल चिप निकालना है, वो इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ चिप्स कहाँ आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, पर साथ में उसकी एड्रेस बस भी आ जाएगी साथ में, ठीक है ना। हाँ जी, आंसर आप बताओ, इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं किया, मुझे भी कैलकुलेट करना है भाई। साइज ऑफ सिंगल चिप बहुत बड़ी साइज होगा ना, 8 GB की रैम है, 4 चिप्स है, तो एक साइज का साइज बड़ा होगा ना बच्चे, वो 1G या 2G कुछ ऐसा होगा ना। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता सही है गलत है, आप करो जो कैलकुलेट कर रहे हो।
अब इसमें साइज ऑफ सिंगल चिप यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ चिप्स नीचे आ जाएंगी ना बस, ठीक है ना। तो टोटल साइज तो ऊपर आ गया, टोटल साइज क्या है ऐसे लिख लो, क्योंकि मैंने बोला ऐसे न्यूमेरिकल में उसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के एंगल से लिखना है, क्योंकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एंगल से होंगे। और नीचे क्या दिया हुआ है, 4 चिप्स हैं, कितना साइज है 4 चिप्स। हाँ जी, हाँ हाफ जो भी 512 होगी। ठीक है, ये समझ आ गया। पहले आता बताऊं, टोटल साइज ये दिया था और 4 चिप्स 32 की, क्योंकि जो वर्ड लेंथ है ना, मेरी बात सुनो, जो आगे लिखा होगा कि 32 बिट की है, डेटा बस है, वर्ड लेंथ है, वो 4 इंटू करना है आपने। जैसे यहाँ पे इंटू 8 किया, अब उसको 32 किया, बस उसके बाद डिवाइड कर लो, बस डिवाइड कर लो उसको 4। अब जैसे मर्जी डिवाइड करो, 4 2 जा, ठीक है, और इसको 2 की पावर 3 और 2 की पावर 30, ठीक है। हाँ, और ये 2 रह गया था ना, ओहो सुनो, उसको कोई कट करने की जरूरत नहीं थी, दोबारा कराता हूँ मैं आपको। ये था हमारा 8G इंटू 8 और नीचे था 4 इंटू 32। इसको 2 की पावर में करोगे 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 30 और 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और तो कितना गया, 2 की पावर 36, 2 की पावर, और नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, तो कितना रह गया, 2 की पावर 31, नहीं 2 की पावर 29, 2 की पावर 29, तो दिस इज 512 मेगाबाइट। कोई चक्कर नहीं, बस 2 की पावर 29 आ गया ना, वो आपको ऑप्शन दिया होगा 512 ऐसे दिया होगा, बहुत इजी है 512। हाँ नहीं, ये आ गया, यस 512 MB, बिकॉज 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 20, सो 512 M। ठीक है, 512 M, क्योंकि बाइट्स नहीं लगाना इसमें, बाइट बूट नहीं होता इसमें, कभी सोचो, बस 512 M इंटू 32 की बनेगी, दैट्स ऑल। 4 चिप्स ऑफ 32 साइज दिया था ना, तो 512 इंटू 32 का साइज बनेगा। क्लियर? हाँ जी, हाँ किलो में तो मेगा ऐसे। एक और दूं? नहीं, एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। नहीं, घर से कहाँ होगा आपसे, ये घर नहीं होगी, इतनी हाई फाई क्वेश्चन घर से नहीं होगी। एक बार समझो दोबारा, नहीं, एक बस एक कर लो, फिर तीसरा एक होमवर्क के लिए भी है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 2, कितना कर सकते हो, जितना ज्यादा नहीं करना। ये क्वेश्चन वाला कि गेट का है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट का। गेट में 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ इंटू 8 है ना, बस बाइट्स। सिर्फ पहले फर्स्ट करके दिखाओगे मुझे, और कॉपी पेन से बिना कॉपी पेन के। ठीक है, जल्दी मत करो, ये इतनी इजी क्वेश्चन नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे तुमसे, इसमें पूरा साल लग जाता है, बच्चे तब नहीं तैयारी कर पाते गेट गुट की एग्जाम की। आप इतनी जल्दी मत करो, टेक योर टाइम, अपना करो। पहले वाला तो नंबर ऑफ चिप्स का फार्मूला है, दोनों में से जो मेमोरी बड़ी है उसको ऊपर रख के छोटी वाली को नीचे करके डिवाइड कर दो। उसमें भी बाइट्स है, लकीली उसमें भी इंटू 8 है, तो कितना आंसर आ गया, 16 आ गया।
पता नहीं मुझे, आप खुद निकालो अपना। गलत है तो मुझे गलत बताओ कि सर मेरा गलत आया है, तभी आप ठीक करोगे ना। 16 204 डिवाइड बाय 128 मुझे नहीं पता 16 आया नहीं आया। पहली बाइट से तो मतलब 1 मिनट में एक दोनों बाइट्स में तो 8 ही हो रहा है एमबी 16 बाइट्स क्या बाइट्स नहीं नहीं पर टोटल ना वो नंबर ऑफ टिप्स है नंबर ऑफ टिप्स है दोनों बाइट्स है 16 हाँ जी पता चला। इनमें से बड़ी मेमोरी कौन सी लग रही है आपको? 2048, क्योंकि बाइट्स है, इंटू 8 है, लिखो पर 2048 इंटू 8 इंटू साथ में जैसे लिखा ना इंटू 8 डिवाइड बाय सिंगल चिप का साइज क्या है 128, हाँ लिखो इंटू 8। अब 8 से तो 8 कट गया, सिंपल सी बात है, इनको डिवाइड कर लो, अब इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो। अब थोड़ा सा 2 की पावर में कन्वर्ट, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपके पास, इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर 10 क्या होता है, याद करो ना, ये चीज़ें याद करनी है। 1024 और 2 की पावर 11 क्या होता है 20, तो ऊपर आ गया 2 की पावर 11 और ये हो गया 2 की पावर 7। 128 क्या होता है 2 की पावर 7, तो कितना रह गया 2 की पावर 11 माइनस 7 2 की पावर 4 कितना होता है। ऐसे कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। हाँ जी इधर से बच्चे कॉर्नर पे अभी तक नहीं किया। ओके हाँ जी बेटा आप नेक्स्ट। 60 दिखाओ कॉपी। इतनी कटिंग शटिंग नहीं करनी, वो तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको, फिर फायदा क्या है शॉर्टकट कराने का तुम्हें। शॉर्टकट टिप्स पे आना चाहिए आपको। 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 11 क्या होता है, ये टिप्स पे आना चाहिए। हाँ जी बेटा आप कितना आंसर, हाँ जी कितना बनेगा टोटल 2 की पावर 4, हाँ क्योंकि आंसर ऐसे ना ऐसे दिया होगा 8 16 32 दिया होगा। सो इसमें हाउ मेनी चिप्स, इस ये सिंगल चिप का साइज है इसका मतलब, और ये टोटल मेमोरी है, और बहुत हाँ इजी दिया हुआ है 2048 की साइज दिया हुआ है, इनटू बाइट दिया हुआ है, तो 2048 इंटू 8 कर लो, क्योंकि बाइट्स है ना, ठीक है। या फिर इंटू में दिया होता तो इंटू में जो भी दिया होता वही रखेंगे हम, अरे बाइट्स है तो उसको बाइट्स को 8 में कर लेंगे। और चिप का साइज क्या दिया हुआ है 128 इंटू 8। ये सिंपल जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट्स है कट गई, वो कैंसिल। अब 2048 होता है 2 की पावर 10 होता है, ये होता है 2 की पावर 11, बिकॉज 2 की पावर 10 होता है 1024 और 2 की पावर 11 होता है 2048, और अभी तो हमने निकाला है 128 2 की पावर 7 होता है, सो 2 की पावर 11 माइनस 7 2 की पावर 4 60, ये था। ठीक है, अब इस मेमोरी के लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए ये भी बता दो। नहीं नहीं देखो अब सुनो, जल्दी कर रहे हो, क्वेश्चन ये गेट का क्वेश्चन है। अब ये जो मेमोरी है 2408 बाइट्स है ना, अब इसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हाँ तो ये 2048 इंटू क्या आ गया, मैंने क्या बोला, जो एड्रेस लाइन का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किससे लेना देना है, इससे, तो 11 आएगा, n इक्वल टू 11 नॉट 13 या ना कुछ और कुछ नहीं आएगा, जस्ट 11। तो 11 एड्रेस लाइन आ गई इसके अंदर, कितना इजी हो गया। ठीक है, कोई नहीं, कॉमन में कल कराऊंगा आपको, फिर नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है। ये तो पहले वाला आंसर था, ये दूसरे वाले का आंसर है। हाँ कोई नहीं, छोटा मोटी चीज है क्या,
उठते उठते सॉल्व कर लोगे अब आप इसको। कोई बच्चे ब्रेक नहीं, देखो लाइफ करियर में ना बस फिर ब्रेक नहीं आएगा आपके। अभी ब्रेक लोगे ना फिर लाइफ में कभी ब्रेक नहीं आएगा करियर में। नहीं पहले नंबर ऑफ चिप्स निकालो। एक का शायद 8 आएगा, 8 चिप्स। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभी देखो आप सबको बोलना है, सबको बोलना है। और जिसको नहीं आया, बिल्कुल क्लियर नहीं आया तो वो भी हाथ खड़े कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए तो आया हूँ मैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल वो डोंट वरी, पर हमने पीछे नहीं रहना कि चलो कोई बात नहीं सर ये नहीं करते क्वेश्चन, हम आगे चलेंगे। नहीं नहीं, सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए, तब मैं आगे टॉपिक पे प्रोसीड करूँगा। हाँ, कितनी एड्रेस लाइन्स होंगी उसको करने के लिए? हाँ, 10 एड्रेस लाइन्स और 8 चिप्स। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? नहीं हुआ? अच्छा बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ, बताओ। नहीं समझा रहा कुछ? देखो इसमें छोटा सा लॉजिक सा ऐसे है कि एक बड़ी चीज दी होगी आपको, एक छोटी चीज दी होगी, बस ये आप याद करो। बड़ी चीज और छोटी चीज ये पता कर लोगे, इनमें से ये बड़ी चीज है या ये बड़ी चीज है। इसके साथ बाइट्स लगा हुआ है, इसके साथ इंटू लगा हुआ है, तो बड़ी चीज कौन सी है? उसको ऊपर लिखो, लिखो 1024 लिखो, और बाइट्स की जगह इंटू 8 कर लो, डिवाइड बाय छोटी चीज। छोटी जो चीज है हमारी 1024 इंटू 1 डिवाइड कर लो। क्या आंसर आया? ये हो गया नंबर ऑफ चिप्स। क्या होगी? नंबर ऑफ। अब सुनो, अब जो बड़ी वाली मेमोरी थी, बड़ी वाली मेमोरी, उसको आपने कैसे लिखा था? 1024 इंटू, अब 8 को इग्नोर कर दो, बस जो पहले वाली वैल्यू है उसको 2 की पावर n के बराबर कर दो, तो 10। बस ये होता, ये लॉजिक है, कुछ नहीं है। बस ये दो बार करोगे, आगे वाले क्वेश्चन कुछ नहीं है, और भी आ जाएंगे, फिर तो और भी इजी हो जाएंगे आपको। ठीक, ठीक है। हाँ जी, तो ये आगे समझ बच्चे, तो सबको आना चाहिए समझ, तभी हमने घर जाना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठ के पढ़ो, मैं यहाँ हूँ हाफ एन आवर, और आपने यहाँ कोई डाउट लेना है मुझसे, मैं यहाँ पे हूँ, पर ऐसे नहीं घर जाना कि चलो इसको इग्नोर करके घर जाते हैं, इसको इग्नोर करके घर जाते हैं। बी का हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी ऑफ कैपेसिटी ऑफ 4। बताओ अब कितनी चिप्स हैं? अब 60, अगर 16K है तो कितनी चिप्स हैं? 16 चिप्स। ये इस एक ही क्वेश्चन है सेम। हाँ ये देखिए सेम क्वेश्चन है ना ये। अब उसके लिए तो 8 चिप थी, इसके लिए कितनी चिप्स चाहिए थी आपको? 8। अब इसके लिए निकालो 16K के लिए, 16K डिवाइड बाई जो भी 128 सेम। और इसके लिए कितनी मेमोरी, कितनी एड्रेस बसेस, कितनी एड्रेस बसेस? 16K इंटू 8, 16K इंटू 8, तो 16K 16 मीन्स 2 की पावर 4, K मीन्स 10, 14। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन? ठीक है, डन। कुछ फेसेस पे मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ फेसेस। हाँ जी बच्चे, आप क्या नहीं आया ना? थोड़ा थोड़ा आया, कर लोगे? पढ़ के आओगे कल? अच्छी तरह पूछूंगा, से टफ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। कल जो एक्चुअल रैम है हमारी 8 GB की जो रैम लगी हुई है आपको, ठीक है ना, हम परफॉर्मेंस में जाके कुछ सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है उसकी, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपनी रैम जो 8 GB की रैम है और 64 बिट की रैम है, उसमें भी हम एक चिप का साइज निकाल सकते हैं कि कितनी साइज की एक वो चिप बनेगी हमारी 8 GB की। हाँ, जो ब्लैक वन चिप, उसका साइज क्या होगा एग्जैक्ट, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। फाइन, सो चलो दैट्स ऑल, यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। बस अब मेमोरी का अब मेमोरी को बस अब आगे बाद में करेंगे, हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल न्यूमेरिकल करा के मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल दूंगा आपको, फिर आगे करेंगे।